हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लास। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास की एसएसटी की बुक्स अपलोड करते रहते हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं फर्स्ट लेसन है, इसका नाम है 10th क्लास की बुक का फर्स्ट लेसन है संसाधन व विकास। तो आज हम देखेंगे संसाधन क्या होता है और किस तरह से लोग इन संसाधनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, संसाधन क्या होता है? ऐसी प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है उनको हम क्या कहेंगे? संसाधन कहेंगे। ठीक है, तो संसाधन जो है ये आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य होते हैं जो कि हमें उपलब्ध होते हैं। तो ये आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें मानव प्रौद्योगिकी संस्थाएं और भौतिक पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, या हम कह सकते हैं इनके साथ क्रियाएं करता रहता है। उसके बाद में संसाधन है। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। इसके बीच में यहाँ पे एक डिटेल लिखी गई है जिसमें लिखा उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया। समापत्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास के स्तर के आधार पर संभावित, विकसित, भंडार और संचित कोष के आधार पर। अगर इसके बारे में डिटेल लिखी हुई तो डिटेल से पढ़ा देंगे, नहीं तो आपको सिंपली बता देते हैं। इसमें संसाधन को दो भागों में बांटा, एक है प्राकृतिक और एक है मानवीय। इसको आगे भी डिटेल से बांटा गया, जैसे जैसे वीडियो आगे चलेगी हम देखते रहेंगे कि किस तरह से बांटा गया। संसाधनों का प्रकार, उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन वे संसाधन है जो कि हमें जीवमंडल से प्राप्त होते हैं जिसमें जीवन व्याप्त होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन। ये सारे जैव संसाधन आ गए जिसमें जीवन व्याप्त होता है। अजैव जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता, निर्जीव वस्तु होगी जैसे चट्टानें और धातु। उसके बाद में आता है समापत्य के आधार पे। समापत्य के आधार पे कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका समापन हो जाता है और कई ऐसी चीज़ें होती है जिनका समापन होने के बाद भी उन्हें वापस से पुनः निर्माण करके या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। इसके बीच में आते हैं नवीकरण योग्य संसाधन, जिसमें क्या होता है रासायनिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा इन्हें पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, इनको नया रूप दिया जा सकता है। इन्हें कहते हैं नवीकरण योग्य या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। ठीक है, इसके बाद में आता है अनवीकरण योग्य, जिसे कि हम लंबे समय तक यूज कर लेते हैं बट इन्हें वापस नया रूप नहीं दिया जा सकता है। इनमें कौन कौन सी चीजें आती है? खनिज, जीवाश्म ईंधन, इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है। इनके बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं, पर इनमें से कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो कि धातुएं पुनः चक्रीय, मतलब कि इनका वापस चक्कर के रूप में वापस उत्पन्न हो जाती हैं। पर कुछ संसाधन ऐसे जीवाश्म ईंधन ये अचक्रीय होती हैं, ये वापस उत्पन्न नहीं होते हैं। उसके बाद में होता है स्वामित्व के आधार पे, जिन पे हमारा अधिकार होता है। कुछ पे व्यक्तिगत संसाधन है जिन पे हमारा निजी अधिकार होता है, जैसे हमारे घर हो गए, ठीक है, हमारी भूमि होगी, भूखंड हो गए, या कुएं हो गए, चारगाह हो गया, ये सारे के सारे जिन पे हमारा अधिकार होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। उसके बाद में आता है समुदाय या स्वामित्व वाले संसाधन। समुदाय पे होता है अधिकार, जैसे कि पूरी की पूरी कॉलोनी का अधिकार होता है, जैसे खेल के मैदान हो गए, वहाँ के आसपास रहने वाले जितने भी लोग होते हैं उन सभी का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है राष्ट्रीय संसाधन, जिस पे राष्ट्र का अधिकार होता है, या हम कह सकते हैं सरकार का अधिकार होता है, जैसे कि सड़कें, रेल लाइनें, नहरें, ये सारी की सारों पर किसका अधिकार होता है? सरकार का या राष्ट्र का अधिकार होता है। उसके बाद में आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जिसमें कई संसाधन आते हैं, जैसे कि तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी पर जितना भी महासागरीय क्षेत्र है उसको हम किसी भी देश का अधिकार नहीं होता, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती है उनकी सहमति के बिना हम उन्हें उपयोग में नहीं ले सकते। उसके बाद में आता है विकास के स्तर के आधार पर। विकास के स्तर के आधार पर किस तरह से संभावित संसाधन, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना, परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ। उसके बाद में आते हैं विकसित संसाधन, वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है, इनके उपयोग की गुणवत्ता व मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, उनको कहते हैं विकसित संसाधन। उसके बाद में भंडार। भंडार में क्या होता है कि जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में ये शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए जल जो है वो दो ज्वलनशील गैसों का मिश्रण, हम कह सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करना हमारे आसपास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। उसके बाद में होता है संचित कोष।
संचित कोष क्या होता है, एक हिस्सा होता है जहाँ पे जमा करके रखा जाता है पर उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। इनमें कुछ चीज़ें आ गई जैसे बांधों में जल, वन, ये सारे के सारे संचित कोष आते हैं। उसके बाद में संसाधनों का विकास किस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ये आवश्यक होते हैं। जिससे इसमें क्या होता है कि कई बार मानव इनका अंधाधुंध यूज़ कर रहा है, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। जैसे पेड़ों का कटना हो गया, जिससे कि जो हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा जो संसाधन है उनका ज़्यादा से ज़्यादा अमीर लोग यूज़ कर रहे हैं, गरीब लोगों में नहीं आ पा रहा है इन संसाधनों का उपयोग, ठीक है। उसके कारण भी बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया, जिसमें भूमंडलीय तापन या ओजोन परत का अवश्य हो रहा है, मतलब कि ओजोन परत पे भी हानि हो रही है। उसके बाद में आता है मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में न्याय संगत बंटवारा होना आवश्यक है। जबकि संसाधनों का जो यूज़ है वो सभी को करने के लिए दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि जिसमें अमीरी और गरीबी को देखा जाए। उसके बाद में ये एक सम्मेलन किया गया था, पृथ्वी सम्मेलन, जिसके बीच में जो ये सारे संसाधन हैं इनके बारे में बात की गई है। ये कब हुआ था, 1992 में हुआ था। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में यहाँ पे सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे पर्यावरण संरक्षण के बारे में बात की गई है और संसाधन के बारे में भी बात की गई थी। इन्होंने एजेंडा पर हस्ताक्षर किया था, जिसके बीच में इनका यूज के बारे में लिखा गया। उसके बाद में आता है संसाधन नियोजन। नियोजन का मतलब क्या होता है कि सही ढंग से किसी भी कार्य को करना हम नियोजन कह सकते हैं, या उसकी व्यवस्था बनाना भी हम कह सकते हैं, प्री प्लानिंग कहते हैं इसको वैसे तो। उसके बाद में संसाधन नियोजन मतलब कि संसाधनों का सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। इसके बाद में आता है संसाधन नियोजन। तो नियोजन का मतलब क्या होता है, प्लानिंग कह सकते हैं, किसी भी काम को करने की प्लानिंग, या हम कह सकते हैं योजना ढंग तरीके से कोई भी काम करना। तो इसमें क्या है कि जितने भी संसाधन हैं उनकी उपलब्धता के संदर्भ में ये आत्मनिर्भर है। कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पे संसाधनों की बहुत ज़्यादा ही कमी है, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यहाँ पे खनिज और कोयले के प्रचुर भंडार है, बट बाकी संसाधनों की कमी होने के कारण यहाँ पे भी सभी संसाधनों को उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब कई जगह ऐसी है जहाँ पे जल संसाधनों की कमी है। लद्दाख का शीत मरुस्थल देश के अन्य भागों से अलग थलग पड़ा है। यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है, परंतु यहाँ जल आधारभूत अवसंरचना तथा कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की यहाँ पे कमी है। तो क्या होता है कि कई जगह तो ऐसे होती है जहाँ पे एक ही संसाधन की प्रचुर मात्रा होती है कहीं, और बाकी जो संसाधन होते हैं उनकी प्रचुर मात्रा न होने के कारण वे जो क्षेत्र हैं वो पिछड़े रह जाते हैं। उसके बाद में अब भारत में संसाधन नियोजन किस तरह से किया जा रहा है। देश में विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान करके उनकी तालिका बनाई जा रही है, मानचित्रों पर बनाया जा रहा है कि किस क्षेत्र के अंदर किस चीज़ की भरपूर मात्रा और किन संसाधनों की कमी है वहाँ पर भेजा जाना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहता है। बाकी ये 2-3 टॉपिक है जिसके बीच में लिखा गया कि इन्होंने कुछ योजनाएं बनाई हैं, राष्ट्र विकास योजनाएं बनाई हैं कि इस तरह से हम सभी जितने भी राज्य हैं उन सभी को सही ढंग से संसाधनों की पूर्ति करवा सकेंगे। इससे क्या होता है कि संसाधनों की कमी होते हुए भी आर्थिक रूप से विकसित हैं। कुछ देश ऐसे होते हैं कि जो तो पिछड़े प्रदेशों की गिनती में आते हैं, और कुछ प्रदेश ऐसे होते हैं जो संसाधन वहाँ पे नहीं होते और फिर भी वे विकसित रूप के अंदर आते हैं। उसके बाद में देखते हैं जैसे कि उपनिवेशकारों देशों ने बेहतर प्रौद्योगिकी के सहारे उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण किया है, उन पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये संसाधनों की उपलब्धता पर ही आधारित नहीं था, बल्कि इसमें प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन की गुणवत्ता और ऐतिहासिक अनुभव का भी योगदान रहा है। संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों का संरक्षण किस तरह से करना चाहिए। संसाधन में हमारी जो दैनिक जीवन की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति कराने के लिए जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सारी हमारी संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो हमें जल भी हमारे संसाधन के रूप में आता है, तो हमें उसका भी सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। तो जितनी भी चीज़ें हैं उनका हमें सही ढंग से यूज़ करना चाहिए, ताकि जिनके पास ये सारे के सारे संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं उन्हें ये संसाधन उपलब्ध कराना, ठीक है। ये तभी हो सकता है जब हम उन संसाधनों का संरक्षण करेंगे। उसके बाद में आते हैं भू संसाधन। तो भू संसाधन क्या होते हैं, हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेक आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं, जैसे कृषि करना, ठीक है, वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार, रहना, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें हमें भूमि से ही मिलती हैं, तो ये भूमि का भी सही ढंग से यूज़ करना चाहिए।
अब जो भारत के अंदर भूमि है वो विभिन्न प्रकार की भूकृतियों वाली है, जैसे पर्वत पठार मैदान। तो ये जितने भी क्षेत्र होते हैं पर्वत पठार मैदान वाले, यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग तरह से कृषि की जाती है। उनकी जो भूमि की उर्वरक क्षमता है उसको भी बनाए रखना जरूरी होता है, ताकि सही ढंग से फसलों का उत्पादन किया जा सके। तो लगभग 43% जो क्षेत्र है उस पर मैदानी क्षेत्र है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भूक्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं और पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा जो है वो पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने कितने प्रतिशत मैदान, पर्वत और पठार है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जैसे कि ये बताया हुआ है कि सामान्य भू उपयोग क्या क्या होना चाहिए, वन कितने क्षेत्र पर होना चाहिए, बंजर भूमि कितनी है, गैर कृषि योजनाओं के लिए कितना क्षेत्र रखा गया है, स्थायी चारागाह के लिए कितना है, ठीक है, प्रति भूमि कितनी है, कृषि हो गया, बंजर भूमि कितनी है, वर्तमान प्रति भूमि कितनी है। मतलब कि इनका जो प्रतिशत है वह सही अनुपात में रखा जाए तो हमारे संसाधनों की कमी नहीं होगी, सभी को संसाधन सही ढंग से मिल सकेंगे। अब जो भूमि का उपयोग है वो कहाँ कहाँ पे या किन किन उद्देश्यों से किया जाता है। सबसे पहले वनों के लिए हो गया, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि होगी जिसमें बंजर भूमि आती है, गैर कृषि भूमि आती है जिसमें इमारतें, सड़कें, ये चीज़ें बनती हैं। उसके बाद में आती है प्रति भूमि, जहाँ पे स्थायी चारागाह वाले क्षेत्र हो गए, कृषि हो गया, बंजर भूमि जहाँ पे 5 वर्ष से पहले अधिक खेती नहीं हुई या ऐसी जगह जहाँ पे वृक्षों, फसलों, उपवनों के अधीन जो भूमि होगी। उसके बाद में प्रति भूमि, तो इसके बीच में कौन सी भूमि होती है जहाँ पे कुछ समय पहले से कृषि नहीं की गई है, ठीक है। उसके अलावा बोया गया क्षेत्र, जहाँ पे एक बार से अधिक बार बोए जाते हैं क्षेत्र, तो उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि उनकी उर्वरक क्षमता बनी रहे। उसके बाद का जो भी टॉपिक रह गया हमारा वो हम आपको कल की वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।